मेरा नाम ज़रीना है। मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। आज मुझे अपने बूढ़े बाप और अपनी बेवा भाभी की जो हकीकत पता चली थी वो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी आदत थी कि मैं अक्सर रात को देर से सोती थी। एक रोज़ रात के 2 बजे अपनी बेवा भाभी को अपने अब्बा के कमरे में जाते देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और पिलर के पीछे छुप गई और देखने लगी ये भाभी रात के 2 बजे अब्बा के कमरे में क्या करने जा रही हैं। अब्बा तो इशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते थे। दरअसल हमारे मामलात कुछ ऐसे थे, मेरे अब्बा बहुत ज़ईफ़ थे। वो रात को जल्दी सो जाते थे, लेकिन मैं कमरे में पानी की बोतल रखना भूल गई थी। बस इसीलिए कमरे से निकली थी, लेकिन जब मैंने भाभी को दबे कदमों अब्बा के कमरे में दाखिल होते देखा और फिर दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। इतनी रात को वो अब्बा के कमरे में क्यों गई थी? पहली बात मेरे जहन में यही आई कि शायद वो चोरी वगैरह करना चाहती हैं, लेकिन भाभी के पास किस चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर वो अब्बा के कमरे में क्या चीज़ चुरा सकती थी? मैं खामोश पिलर के पीछे ही खड़ी रही ताकि जब वो बाहर निकले तो मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ लूं और फिर इनसे पूछूं कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। लेकिन मुझे खड़े खड़े आधा घंटा गुजर गया और भाभी अब्बा के कमरे से बाहर ही नहीं आई। तो मैं थक हार कर वापस अपने कमरे में चली आई। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही थी और इन्हें कितना वक्त लगना था। नींद से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे नींद आ गई। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे जहन में यही सवाल मचलने लगा। मैं जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो अब्बा और भाभी खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी दूसरी भाभी भी वहीं बैठी थी। हर तरफ खामोशी थी, सब अपने खाने में मसरूफ़ थे, लेकिन मेरी नज़र अपनी छोटी भाभी और अब्बा पर जमी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते खाना खा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि सीधे सीधे भाभी से सवाल करती हूँ कि वो आधी रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ी भाभी भी यहीं बैठी हैं। वो तो छोटी सी छोटी बात का भी अफसाना बना देती हैं और पूरे ख़ानदान में नशर करती फिरती हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात ख़ानदान में फैली तो बदनामी हो जाएगी। जल्दी मेरी शादी फूफो के बेटे से होने वाली थी। हम दोनों की मंगनी हो चुकी थी और अगर ऐसी कोई बात फूफो के कान में पड़ जाती तो सबसे पहले मेरा ही रिश्ता टूट जाना था, क्योंकि फूफो ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मंगेतर अली की पसंद की वजह से कर रही थी, वरना इन्हें अली के लिए कोई अमीर और गोरी लड़की चाहिए थी। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की और फिर खुद भी नाश्ता करके कॉलेज चली गई। सारे दिन में मसरूफियात और अली से फ़ोन पर होने वाली बातचीत ने मुझे दोबारा कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया था। अली मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और दिन का काफ़ी लंबा हिस्सा वो मुझसे फ़ोन पर बात करने में गुजारता था। ऐसे ही रात हुई और जब मैं रात को सोने लेटी तो मुझे खुद ब खुद छोटी भाभी का कोमल का ख्याल आ गया। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और कोने में होकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि क्या कोमल भाभी आज रात भी अब्बा के कमरे में जाएंगी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर वहीं 2 बजे के करीब मैंने कोमल भाभी को अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा और मुझे समझ आ गया कि ये रोज़ की बात है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि अब्बा हद से ज़्यादा सख्त मिजाज थे और बहुओं को तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से रखते थे। कभी भी बहू इनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती थी। मैंने शुरू से ही दोनों भाभियों को अब्बा से डरते हुए देखा था। फिर कैसे इतनी रात को भाभी आराम से अब्बा के कमरे में जा रही थी। और जिस बात ने मुझे मज़ीद चौंका दिया था वो इनके होठों पे लगी सुर्खी थी। जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ था मैंने अपनी बेवा भाभी कोमल को कभी सुर्खी पाउडर लगाते नहीं देखा था, लेकिन आज रात मैंने इन्हें इस तरह तैयार देख रही थी। वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। वो एक दफ़ा फिर अब्बा के कमरे में जाकर बंद हो गई थी और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और सोच में पड़ गई थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मेरे छोटे भाई खालिद के इंतकाल को तकरीबन साल होने वाला था।
मेरा भाई मजदूर था एक बंगले की तमीर के दौरान। इस पर दीवार गिरने की वजह से इसका इंतकाल हो गया था। खालिद भाई के इंतकाल के बाद भी भाभी के घर वाले इन्हें अपने साथ नहीं लेकर गए थे, क्योंकि इनके माँ बाप जिंदा नहीं थे। भाई और भाभी थे और वो दोनों ही इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। इस वक्त मेरे अब्बा ने खुद आगे बढ़कर ये फैसला किया था कि कोमल अब भी यहीं रहेगी, लेकिन बड़ी भाभी को ये फैसला पसंद नहीं आया था। वो बस अकेली ही घर की मालकिन बन जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं थी और मैं भी शादी करके जाने वाली थी। अगर कोमल भाभी अपने घर वापस लौट जाती तो सब कुछ खुद ब खुद बड़ी भाभी का हो जाता था, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्बा के फैसले के खिलाफ कुछ कहती। इसीलिए सब ने खामोशी से अब्बा के फैसले को कबूल कर लिया था। अलबत्ता कोमल भाभी अपने शौहर के इंतकाल के बाद बहुत ही खामोश हो गई थी। वो बस खामोशी से घर के काम काज करती और अब्बा के सिवा किसी से भी बात नहीं करती थी। उन्होंने सजना संवरना और तैयार होना भी छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत ही हसीन और जवान थी। इनकी उम्र महज 22 साल थी। मेरी अपनी दोनों भाभीयों से कुछ खास तल्कात नहीं थे। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और अपने मंगेतर अली से बातें करती रहती थी। लेकिन अब मुझे कोमल भाभी के किरदार में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वो रात को अब्बा के कमरे में क्या करने जाती थी और आधी रात को वो किस खुशी में इस कदर तैयार होती थी। ये वो सवाल थे जिन्होंने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने 23 दिन इसी तरह भाभी पर नज़र रखी और इस हकीकत ने मुझे हैरान कर दिया था कि हर रात ही अब्बा के कमरे में जाती थी। और जब एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने कोमल भाभी से अकेले में पूछ लिया कि आप रात को अब्बा के कमरे में क्यों जाती थी। मेरा सवाल सुनकर भाभी के चेहरे का रंग बदल गया था। कहने लगी, जरीना तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बात कर रही हो। मैंने भाभी से कहा कि मैंने खुद आपको अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा था। आप इतनी रात को वहाँ क्यों गई थी। पहले तो वो गड़बड़ा गई, फिर कहने लगी, वो दरअसल अब्बा की कमर में दर्द रहता है और अब्बा रात को खुद मुझे मसाज करने के लिए बुलाते हैं। मैं तो बस इसीलिए जाती हूँ, लेकिन ये बात मैंने कभी किसी के सामने नहीं कही। तुम्हें तो मालूम है कि बड़ी भाभी बात कब तंगड़ बना देती हैं। भला वजह मेरे किरदार को लेकर उल्टी सीधी बातें करती। ये कहकर वो शर्मिंदा सी सर झुकाई चली गई थी। भाभी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब्बा की इकलौती बेटी थी। इनकी देखभाल का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब्बा की कमर का मसाज तो दूर, मैंने कभी इनके पाँव भी नहीं दबाए थे। जबकि भाभी तो जब से इस घर में आई थी अब्बा का बहुत ख्याल रखती थी। शायद इसीलिए अब्बा भी अपने दर्द के बारे में भाभी से कहते थे। ये सोचकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि अपने अब्बा का ख्याल रखने की बजाय मैं इनकी जासूसी कर रही थी, अपनी भाभी पर नज़र रख रही थी। और इस तरह के सवाल जवाब करके मैंने उन्हें शर्मिंदा भी कर दिया था। मैंने भाभी से माफ़ी मांग ली थी और भाभी ने बस यही कहा था कि इस बारे में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती थी कि इनका इशारा बड़ी भाभी की तरफ है। मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं बड़ी भाभी के सामने कुछ नहीं कहूँगी। बात आई गई हो गई और ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। ना ही मैंने दोबारा कभी भाभी की जासूसी की और ना ही इस बारे में दोबारा पूछने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कैसे बातों ही बातों में मैंने अली के सामने अब्बा और भाभी का जिक्र कर दिया। मैंने इसे यह बात बता दी। मेरी बात सुनकर अली उछल पड़ा और कहने लगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारी बेवा भाभी का आधी रात को तुम्हारे अब्बा के कमरे में मसाज करने जाना कि तुम्हें ये मुनासिब लगता है। अगर तुम्हारे अब्बा को कोई परेशानी थी तो वो तुम्हें भी कह सकते थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मामू जान की कमर में कोई मसला नहीं है। वो तो हट्टे कट्टे हैं और रोज़ ही मेरी इनसे मुलाकात होती है। क्या तुम्हारे सामने कभी तुम्हारे अब्बा ने कमर की दर्द का जिक्र किया है। अली की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई। वाकई मेरे अब्बा तो बिल्कुल फिट थे। उन्होंने कभी कमर दर्द के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था। अली ने मेरे दिल में एक दफ़ा फिर शक डाल दिया था। वो कहने लगा, अपनी भाभी पर नज़र रखो, जवान औरत है, बेवा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हुए
वो तुम्हारे अब्बा की जायदाद के कागजात वगैरह चुरा ना ले और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि अब इनका शोहर जिंदा नहीं है, इसलिए इनके हाथ ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और तुम्हारे अब्बा की अच्छी खासी जायदाद है। अली की बात सुनते ही मैं उछल पड़ी थी, क्योंकि अब्बा की अलमारी में घर के कागजात वगैरह रखे हुए थे और इस बात से हर कोई वाकिफ था। मुझे लग रहा था कहीं न कहीं यही वजह है जो भाभी इनके कमरे में जा रही थी। अली ने मुझसे कहा कि अपनी भाभी पर नज़र रखो, ऐसा ना हो कि इनका किसी के साथ कोई चक्कर चल गया हो और वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ लेकर फरार हो जाए। अली की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कॉलेज में भी कुछ दिन की छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए मैंने घर में रहकर अपनी छोटी भाभी पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन कोई ऐसी बात मुझे दिखाई ना दी जिस पे इनके किरदार पर शक करती। वो बेचारी तो सुबह उठकर घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती और रात तक घर के कामों में लगी रहती। खालिद भाई के इंतकाल के बाद से बड़ी भाभी ने कोमल भाभी को नौकरानी बना लिया था और वो खामोशी से इनका हर हुक्म माना करती थी। शायद यही इनकी मजबूरी थी। 4 से 5 दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। ना ही भाभी छत पे जाती है, ना ही घर से बाहर निकलती थी। इनके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, फिर इनका किसी के साथ कैसे चक्कर चल सकता था। ना ही इनके पीछे इनका मैका था जो इन्हें सपोर्ट कर सकता। वो तो जब से शादी होकर आई थी बहुत ही सीधी सादी सी नज़र आती थी। ना ही उन्होंने कभी बड़ी भाभी से किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया था और ना ही कभी मुझसे मुंह मोड़ा था, बल्कि बहुत ही खुले दिल से उन्होंने सबको अपना बना लिया था और अपनी सादगी की वजह से वो हमेशा दूसरों के तानों का शिकार भी होती रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में ही मेरे अब्बा की खिदमत कर रही थी और यही बात जब मैंने अली को बताई तो वो भी खामोश हो गया, मगर इसे दाल में कुछ काला ज़रूर लग रहा था। और फिर एक रात अली ने मुझसे बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगा, तुम ऐसा करना, रात को अपने अब्बा के कमरे में छुप जाना। जब भाभी कमरे में आएंगी और तुम्हारे अब्बा का मसाज करेंगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। अली को किसी सूरत इस पर एतबार नहीं हो रहा था कि मेरी बेवा भाभी मेरे बुरे बाप का इतना ख्याल रख सकती हैं। इसने तो इन दोनों पर घटिया इल्ज़ाम भी लगा दिए थे। मैंने ही डांट कर अली को चुप करवा दिया था, पर हकीकत तो ये थी कि मैं भी बच्ची नहीं थी, सब कुछ समझ रही थी, मगर तस्लीम करने से डरती थी। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप अपनी बेवा बहू से ऐसी हरकत भी कर सकता है। इसलिए ये बात कुछ मुनासिब नहीं था कि मैं अपने बाप के कमरे में जाकर इनकी जासूसी करूं। लेकिन अली ने मेरे दिमाग में ऐसा शक डाल दिया था कि मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। और फिर एक रात अब्बा के कमरे जाने से पहले ही मैं उनके कमरे में चली गई और खामोशी से इनके बिस्तर के नीचे छुप गई। अब्बा हस्बे मामूल नमाज पढ़कर आ गए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे तो सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। अगर अब्बा को पता चल जाता तो मेरी जान निकाल देते। इनका गुस्सा तो आसमान पर पहुंच जाना था। मैं इन्हें क्या जवाब देती कि मैं इतनी रात को इनके कमरे में क्यों छुपी हुई हूँ। धीरे धीरे अली की बातों में आकर मैंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मेरे लिए जहाँ मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू किया हुआ था। रात के 2 बज गए थे, मगर आज भाभी नहीं आई थी। पहले तो वो इस वक्त आ जाती थी। मैंने सोचा कि अब मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, जहाँ छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब्बा भी खराटे ले रहे थे। जैसे ही बिस्तर से निकलने का सोचा तो अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खुला और कोमल भाभी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं नीचे से ही छुप कर इन्हें देख रही थी। वो खुद पर चादर डालकर कमरे के अंदर आई थी और आते ही उन्होंने चादर उतार कर एक तरफ रख दी। इनका हुलिया देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कोमल भाभी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था और ओंठों पर सुर्खी भी लगाई हुई थी। हाथों में चूड़ियां खनक रही थी। भाई के इंतकाल के बाद पहली दफ़ा मैंने इन्हें इस तरह देखा था, वो भी रात के 2 बजे अब्बा के कमरे में। मुझे शर्म आ रही थी और अपने अब्बा और भाभी पर अफसोस हो रहा था। मेरे कदमों तले से ज़मीन तो तब निकली जब भाभी धीरे धीरे से चलते हुए अब्बा के बिस्तर पर पहुंची। उन्होंने अब्बा को आवाज़ देकर उठाया था। अब्बा कोमल भाभी की आवाज़ पर फौरन नींद से उठ गए थे और कहने लगे, यार आज बड़ी देर कर दी। कोमल भाभी धीरे से कहने लगी कि क्या करूं,
अब मुझे नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि आपकी बेटी जरीना मुझ पर नज़र रखने लगी है। इसीलिए मैं देखती हूँ कि वो आसपास तो नहीं है और फिर ही कमरे में आती हूँ। वो हम दोनों पर शक करती है। अब्बा कहने लगे, बस कोमल, कुछ ही दिनों की बात है। मैं इसका निकाह करके इससे इस घर से रुखसत कर रहा हूँ। फिर तुम्हारे दिल से ये खौफ भी निकल जाएगा। बड़ी बहू तो कमरा बंद करके ऐसे सोती है कि सुबह से पहले निकलती ही नहीं। किसी को फिर कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों भी खुश रहेंगे। कोमल भाभी कहने लगी, हाँ, अब अपनी बेटी जरीना की शादी कर दें। मैं इस तरह छुप छुप कर कब तक आपके कमरे में आऊँगी। मैंने शर्म के मारे इस वक्त आंखें बंद कर ली जब अब्बा ने कोमल भाभी को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कोमल, अभी मैं ज़िंदा हूँ और तुम्हारी हर खुशी और ख्वाहिश का ख्याल रख सकता हूँ। इन दोनों की बातों ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मैं तो ये सोच कर जहाँ छुपी थी कि भाभी आधी रात को अब्बा के कमरे से कागजात वगैरह ढूंढने के लिए आती है, लेकिन जहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और इसके बाद जो कुछ मैंने सुना, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इन दोनों के दरमियान तो मोहब्बत भरे जुमलों के तबादले हो रहे थे। मेरे अब्बा और मेरे बेवा भाभी एक साथ थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर रोती हुई इनके सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर इन दोनों के चेहरे के रंग बदल गए थे। मैंने नफरत से इन दोनों से पूछा कि ये सब क्या है? आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपको खौफे खुदा नहीं आता? मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। अब्बा ने गुस्सा से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अपनी आवाज़ पर काबू रखो। घर में और भी लोग रहते हैं। रात के इस पैर तमाशा खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं अब्बा से खौफजदा नहीं हुई थी। मैंने गुस्से से कहा, शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेरी आवाज़ दबाकर अब्बा चाहते हैं कि घर में किसी को कुछ पता न चले, लेकिन जो कुछ आप दोनों कर रहे हैं मैं इस सारी दुनिया को बताऊंगी। आपने कभी सोचा भी है कि आपकी एक जवान बेटी भी है जिसकी शादी होने वाली है और आप मेरी उम्र की लड़की से इस तरह के रिश्ते बना रहे हैं? बड़ी भाभी ज़बान की कड़वी ज़रूर है लेकिन बदकिरदार नहीं है। कोमल भाभी ने तो सारी हद ही पार कर दी है। शोर के मर्दे ही अपनी ससुर से तलकात बना लिए। इनसे अपनी जवानी काबू में नहीं आ रही थी। ये जो आधी रात को आपके कमरे में आ गई है और आपको मेरी मरी हुई माँ का ख्याल भी नहीं आया। कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। आपने तो अपनी ही बहू को भी नहीं बख्शा था। आप जैसे लोगों की वजह से ना सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं बल्कि रिश्तों पर से एतबार भी उठ जाता है। काश कि आप मेरे बाप ना होते। मेरी बात सुनते ही अब्बा ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगे, जब हकीकत मालूम नहीं तो अफसाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिसने अपने बाप को ही बदकिरदार ठहरा दिया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि एक हलाल तरीके से एक रिश्ता बनाया है। अब ये तुम्हारी बेवा भाभी नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ है। इसकी इद्दत ख़त्म होने के बाद मैंने इससे निकाह कर लिया था। अब तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने आज तक इस रिश्ते को छुपाए रखा क्योंकि जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों की ज़बान पर कोई किस्सा आम हो और तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका कोई असर पड़े। इसीलिए हमने अपने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाया है, क्योंकि ये दुनिया ऐसे रिश्तों को कबूल नहीं करती बल्कि गलत गलत इल्ज़ाम लगाती है, जैसे कुछ देर पहले तुम लगा रही थी। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही कोई शक था तो तुम सीधे आकर मुझसे सवाल करती, इस तरह अपने बाप के कमरे में छुपकर जासूसी न करती। कोमल तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी माँ है। मैंने इससे निकाह किया था और ये निकाह हमने अपनी ख्वाहिशात की वजह से नहीं बल्कि बहुत मजबूरी में किया था, क्योंकि तुम्हारी भाभी के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था और इसके घर इसके बगैर रिश्ते के रहना भी मुमकिन नहीं था। अगर मैं इसे इस तरह छोड़कर मर जाता तो तुम्हारी बड़ी भाभी कुछ दिनों में ही इसे घर से निकाल देती और कोमल बेआसरा हो जाती। इसीलिए मैंने इसे अपना नाम दिया था ताकि मेरे मरने के बाद इस जायदाद में इसका हिस्सा भी हो। लेकिन तुम्हारी खातर मैंने इस रिश्ते को भी दुनिया से छुपा कर रखा है, क्योंकि तुम्हारी और अली की शादी करीब है।
लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना गलत समझोगी। ये कहकर अब्बा खामोश हो गए थे और मैं कोमल भाभी को देख रही थी, जो मेरी भाभी नहीं थी बल्कि अब मेरी माँ थी, और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और वो भी मेरी बेवा भाभी से। ये हकीकत मेरे लिए तस्लीम करने के काबिल ही नहीं थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। मेरी आवाज़ पर बड़े भाई और भाभी चले आए थे। इन्हें भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी भाभी का तो मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन बड़े भाई ने मुझे समझाया कि अब्बा ने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे भाई को इस निकाह का पहले से इल्म था। अब्बा ने इनके सामने ही निकाह किया था और फिर उन्होंने बड़ी भाभी को भी सख्त लफ्ज़ों में कहा था कि वो इस बात को इस वक्त तक इस चारदीवारी से बाहर नहीं जाने देंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। और फिर बड़े भाई के समझाने पर मैंने भी कोमल भाभी को माँ मान लिया था और अली को भी सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर अली को खुशी हुई थी कि अब्बा ने एक बेवा औरत को सहारा दिया है। अलबत्ता बाकी दुनिया से हमने ये सच्चाई छुपा कर रखी और फिर अब्बा और कोमल भाभी ने मेरी धूमधाम से शादी कर दी थी। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अब आप मुझे बताएं कि क्या एक बेवा औरत से निकाह करना कोई गुनाह है? क्या कोई बड़ी उम्र का मर्द किसी भी औरत को सहारा नहीं दे सकता? जो कुछ मेरे अब्बा ने किया वो ठीक है या गलत?